माँ चली अमेरिका। निधि का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि, ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आसपास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो। देखो, अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ। ये देखो। ओह, इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो? मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी? खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके? शादी से पहले पापा और अब आप। ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसके 2 लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल रखती। निधि, 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं। हम लोगों ने शहर में 2 मकान भी ले लिए। दोनों की शादी वक्त का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ, ये तो है। मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियाँ आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे। यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी? मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता। अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ पर? अब मैं आऊंगी कैसे? पापा से बात करती हूँ। देखो माँ, प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे? निधि, आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी? मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहां बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई, चालाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए। और हाँ, घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी, पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटे की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो? जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं था।
कि ना ना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा। अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती। निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो? खाना नहीं खाती थी क्या? क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास। राकेश बेटे को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा, आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, वो माँ पर हावी रहती थी। अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है, और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेली रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे। निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है। समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है। वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था। जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं। और हाँ, हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ, कैसे नौकरी करोगी? ये अमेरिका है, दिल्ली नहीं। वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे। वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया, ना कभी कमी होने दी। पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा, तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुश हूँ। माँ के आंसू। राधा बहन का इकलौता बेटा अमेरिका में रहता था। एक दिन राधा बहन का किराएदार कहता है, अरे माँ जी, अकेली बैठी रहती हैं, बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसे चली जाऊं, नई नई शादी हुई है, अभी तो थोड़ा बहू के साथ समय बिताएगा, तभी तो दोनों के बीच समझ बढ़ेगी ना। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, समझ बढ़ाने के लिए 5 साल काफी होते हैं। 5 साल की शादी को कोई नई शादी नहीं कहता। हाँ वो तो है, आया था पिछले साल उसका फोन, पूछ रहा था कैसी हो, पर अब तो काफी साल हो गए, कोई फोन भी नहीं आता। तभी फोन की बेल बजती है। लो, 100 साल की उम्र है, आ गया मेरे मयंक का फोन। अच्छा, कैसे पता कि ये फोन उसी का है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, माँ हूँ मैं। अरे रहने दो माँ जी, 1 साल से जिसका फोन नहीं आएगा वो अब क्या करेगा? होता भी वही है, फोन पर मयंक है। कैसी हो माँ? अरे बेटा, तेरी आवाज सुन ली, अब तो मौत भी क्यों ना आ जाए, बहुत याद आती है बेटा। माँ मैं वो ऑफिस में था। अच्छा माँ, वो रीना बोल रही थी कि तुम अकेली रहती हो इंडिया में, वो ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग भी तो हो रही हो, अकेले पकाना खिलाना, वो चाह रही है कि अब तुम यहीं आ जाओ, हम लोग साथ रहते हैं ना। राधा बहन की आंख से पानी गिरने लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माँ, हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटा, तेरे साथ रहूंगी, सुबह शाम तुझे देखूंगी, और क्या जीवन में है तेरे पापा के जाने के बाद। तभी बीच में बेटा माँ को रोक देता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, तो मैं आता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए। राधा बहन को तो मानो बुढ़ापे में किसी ने पंख दे दिए हो, उड़ी जा रही थी पूरे मोहल्ले में। अरे वो मयंक आ रहा है, अब तो अमेरिका जा रही हूँ मैं, वहीं रहूंगी। अच्छा है मौसी, आपका जीवन देखकर तो मुझे भी रोना आ जाता था। कोई बात नहीं मौसी, देर से ही सही, सब अच्छा होने वाला है अब। राधा बहन दौड़ दौड़ कर सामान ला रही थी। अरे इतना सामान तो 2 साल में भी कभी नहीं खरीदा जो 2 दिन में लिए जा रही हो मौसी।
अरे बेटा आ रहा है ना अमेरिका से। अच्छा अच्छा, तो पकवान बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। रात भर भूनना तलना ये सब प्रोग्राम चलता रहता है राधा बहन के घर में। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटा घर आता है। कौन? माँ, मैं मयंक। ये घर का क्या हाल बना रखा है, न सफाई न धुलाई। कैसा लग रहा है ये घर? घर तो ऐसा ही था बेटा, हमेशा से। बस तू थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? ये कमजोर नहीं, फिट होता है माँ। वैसे और बता, क्या हाल है तेरे? बेटे के मुंह से हाल पूछने का अंदाज भले ही फॉर्मेलिटी वाला हो, लेकिन राधा बहन की आंख फिर भर आती है। अरे यार, ये तुम्हारी हर बात पर रोने की आदत न जाने कब जाकर खत्म होगी। सही कहती है रीना तुम्हारे लिए। रीना बहू क्या कहती है मेरे लिए? यही के बस यही एक आदत है तुम्हारी माँ की, इमोशनल ब्लैकमेल। अरे यार, अब इसमें रोने की क्या बात है? ना ना कुछ नहीं, बहुत दिन बाद तो घर आया ना तो क्या रोएगी? हाँ, क्यों? अच्छा ये ले, तेरे लिए रात भर बैठकर ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। और ये अचार तुझे बहुत पसंद है ना? पसंद है नहीं माँ, पसंद थे। अब तो फिटनेस के लिए ये सारी फालतू चीजें मैं खाता भी नहीं हूँ। ये फालतू चीजें खाकर ही तो तू बड़ा हुआ है बेटा। अब रहने दे माँ, क्या क्या खिलाकर बड़ा किया है, मुंह मत खुलवा। कौन देशी घी में शक्कर डालकर पराठे के साथ खाता है? वो तो तुझे पसंद थे ना बेटा, तभी तो बनाती थी। नहीं बनाती थी तो रोता था तू। अरे तो रोने देती ना माँ, अब सारी समस्या उसी खाने से है शरीर में। वो तो भला हो रीना का, जो हेल्दी डाइट देकर सब मेंटेन कर रही है। राधा बहन बेटे की आने की खुशी में इतनी दीवानी थी कि उसे बेटे के बात का अंदाज और लहजा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा रुक, पालक वाली दाल बना देती हूँ। रहने दे माँ, मैं होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। इतने साल बाद होटल का खाना? माँ के खाने की याद नहीं आती थी? अरे माँ, फिर इमोशनल डायलॉग, प्लीज माँ। अच्छा सुन, बहुत कम वक्त है हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सारी पैकिंग कर ले। और हाँ, इस घर को बेचना होगा। कैसी बात कर रहा है? तेरे पापा और मैंने एक एक पाई जोड़कर इस मकान को बनाया था। हाँ, पर तो जा रही है ना, फिर कौन मेंटेन करेगा? कैसे क्या होगा माँ? मैं तो अब इंडिया आऊंगा भी नहीं। बेटा तो सो जाता है, लेकिन माँ घर का एक एक कोना घूम घूम कर देखती है। सही बात है, क्यों मोह माया जोड़ रही हूँ मैं इस घर से? आखिर बेटे के साथ रहना ही तो होता है हर माँ बाप को, लेकिन इनकी यादें हर एक कोने में है। खैर, औने पौने दामों में घर को बेच बेटा और माँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। माँ यहीं बैठ, मैं अभी आया। नहीं नहीं बेटा, मैं साथ रहूंगी, पहली दफा आ रही हूँ ना। अरे माँ, टिकट, बोर्डिंग, सामान, चेक इन, 10 काम है, करके आ रहा हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाना, यहाँ घबराहट होती रहेगी। बेटा माँ को समझाकर चला जाता है। माँ बैठी रह जाती है, लेकिन बेटा आता ही नहीं। एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि इस नाम का लड़का तो कब का अमेरिका की फ्लाइट लेकर उड़ चुका है। माँ किसी तरह अपने बीके हुए मकान में ही आ जाती है। मुझे कुछ दिन रहने दो, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कोई मजबूरी हो बेटे की। नया मकान मालिक कहता है। अरे माँ जी, कमरा तो मैं आपको दे दूँ, पर भाड़े का क्या? पति की पेंशन भी है भैया। ठीक है, आप आराम से रहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी भी आ सकता है, अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो। मेकअप की दुकान सास। निर्मला को मेकअप का बहुत शौक है, बल्कि शौक ही नहीं, निर्मला मेकअप एडिक्टेड है। उसके लिए हर दिन मेकअप कर तैयार रहना बहुत जरूरी है। ओ पति परमेश्वर, मेरा फेस पाउडर कहाँ है? कहीं अपनी भेड़ी शक्ल ठीक करने तो नहीं ले गए? मतलब उस पाउडर से सब यही करते हैं? हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भेड़ी शक्ल की बोलते हो? अरे ये तो तुम ही बोल रही हो, मैंने तो पाउडर के लिए बोला था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, मेरी सुंदरता से किलसते हो तुम। उसे मेकअप बोलते हैं। अरे कभी उसके बिना बाहर निकल कर देखो, खुद का बेटा तक पहचानने से मना कर देगा। निर्मला भड़कते हुए आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहू माला कमरे में आ जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी, गुस्से से मेकअप की ऐसी तैसी हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी सो अलग। हाँ सही बोल रही हो, मुझे ना इस बेवकूफ इंसान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये वैसे भी मेरी खूबसूरत और जवान स्किन से किलसते हैं। अरे वाह, मेरी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, लगे रहो।
ऐसा बोलकर रमेश हंसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है, जहां उसे जतीन हॉल में बैठा मिलता है। पापा, आप क्यों सुबह से ही मम्मी की टांग खिंचाई में लग जाते हैं? मजा आता है बेटा। आज अगर बहू नहीं आती ना तो वार तो फिक्स थी। वैसे तुम यहाँ बैठे क्या गप्पे लड़ा रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? ये कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है और निर्मला अपना मेकअप पूरा कर सहेलियों से मिलने निकल जाती है। जहां से वो कुछ घंटों बाद घर वापस आती है तो माला उससे कहती है, मम्मी जी, मुझे करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, अपनी उम्र छोटी करने में पति की लंबी उम्र करना कहाँ याद रहेगा। अब बहू, मुझे ना तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है। कुछ देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे सुबह से सजी धजी घूम रही हो, इसमें भी मार्केट जाने के लिए अलग से क्या तैयार होगी? अरे वो फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी वाला मेकअप था। मार्केट जाने के लिए अलग तैयार होना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। जी ठीक है मम्मी जी, पर थोड़ा जल्दी करना वरना मार्केट बंद हो जाएगी। निर्मला तैयार होने चली जाती है और माला उसका इंतजार करने लगती है। इस बात को पूरा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन निर्मला कमरे से बाहर नहीं निकल कर आती। मम्मी जी, बहुत लेट हो गया है, प्लीज जल्दी आइए ना। अरे आ रही हूँ, कोई शांति से तैयार भी नहीं होने देता। ये कहते हुए जैसे ही निर्मला कमरे से बाहर निकलती है तो माला और रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सिर्फ मार्केट जाने के लिए कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप सब बदल दिया। अरे आखिर ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ जी। अगर आपके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं है ना तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप दोनों इसे बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी बहुत लेट हो रहा है, प्लीज चले। मार्केट पहुंचते ही निर्मला मेकअप की दुकान पर चढ़ जाती है और एक के बाद एक सामान देखने लगती है। मम्मी जी, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे साड़ी खरीदनी है, दुकान बंद हो जाएगी। माला बार बार निर्मला को यही बोलती रहती है, लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते मार्केट की सब दुकानें बंद हो जाती है। चलो मेरी शॉपिंग तो हो गई। अरे तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? बहुत जल्दी याद आया आपको। अब इस मेकअप को लेकर ही घर चलो, मैं कल अकेले आकर खरीद लूंगी। दोनों निर्मला के मेकअप का सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। उन्हीं के साथ साथ जतिन भी घर पहुंच जाता है। अब निर्मला तो अपना मेकअप लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन माला उदास होकर वहीं बैठ जाती है। अरे शॉपिंग से वापस आई औरत को ऐसे उदास बैठे तो पहली बार देख रहा हूं। क्या हुआ डार्लिंग? माला उन्हें मार्केट में हुई सारी बात बताती है। अब ये ज्यादा हो गया है। मतलब अपने मेकअप के आगे इस औरत को कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसका बस चले तो किसी के मातम पर भी लाली लिपस्टिक लगाए बिना ना जाए। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अरे साथ दो और देखते जाओ। अब तीनों मिलकर निर्मला को सबक सिखाने की प्लानिंग के साथ कभी उसे मेकअप के साइड इफेक्ट्स वाले वीडियो तो कभी टीवी पर चल रहे मेकअप से हुए स्किन प्रॉब्लम या स्किन कैंसर की न्यूज दिखाने लगते हैं, पर निर्मला पर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। लो, इनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगी। प्लान फ्लॉप। अरे अभी नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब निर्मला के मेकअप में कभी नमक, कभी मिर्च तो कभी मिट्टी मिलाने लगते हैं, जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि उसकी स्किन पर भी मेकअप के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। और एक सुबह, रमेश, जतीन, माला, अरे कहाँ गए सब? हाय मर गई मैं, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अरे कोई आओ, बचाओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पता नहीं, अभी मेकअप करने से पहले तक तो ठीक थी, फिर चिल्लाने लगी। मेकअप
कहीं मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, या फिर स्किन कैंसर। अरे मेरा मुंह जल रहा है। अरे भगवान, मुझे इससे बचा लो। लाइफ में दोबारा मेकअप का नाम तक नहीं लूंगी। अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। वो लोग दूध से निर्मला का मुंह धोने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद सारी जलन ठीक हो जाती है। मम्मी, ये तो सिर्फ लाल मिर्च थी, पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, और अगर आपने मेकअप में डूबना नहीं छोड़ा तो फिर स्किन के साथ क्या होगा वो तो आप भी जानती हैं। अरे तौबा मेरी, कैसा मेकअप। ये मेहमान, हे भगवान, सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना। वैसे सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है। तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा, वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर। कितनी थक गई हो तुम भी ना। सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं भाभी? गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह। अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार। कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था?
मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊं आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे। तुम्हारी चाची यहीं रहती है तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है, हाँ लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिक्की ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिक्की रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ। ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव सहानी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। यजमान, बेटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वो एक बहुत ही साधारण परिवार का है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। लेकिन यजमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है, ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। और फिर कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मां सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। ना इस घर में ढंग का सोफा है, ना गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। ए जी, आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी बातों पे विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। विमल बेटा, ये क्या है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? माँ, ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? और इसीलिए
हमारी रोज अनबन होती है। एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा के पास सब कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली है, मेरे बेटे का क्या हाल होगा। ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी ब्याह लाती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई। अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बलों को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। अपने बेटी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ? क्या आज एक इंसान यहाँ खुद चलकर आया है? वो भी मेरा खाना बनने। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिलने? मुझसे? हाँ। वो भी खुद चल के? बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी कहानी सुनाई। उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी। तब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम डायन बनके यहीं गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में निकल सकोगी बाहर, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियां सरिता में चली गईं और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यहां पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर मां को ढूंढा, लेकिन मां कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा, तभी लक्ष्मी उस पर बरस गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और उसी समय सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू, हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू, हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू।
आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी दरवाजे से पांव बाहर डाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे कर कर लक्ष्मी के पांव पकड़ लिए। अब तुम इस चौखट के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी, सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और बेचारी लक्ष्मी डायन से डरकर घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। तू कहाँ है माँ? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुन विमल बहुत डर जाता है। डर मत बेटा, बस मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया। जा रही हूँ, मगर एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं यहाँ फिर आ जाऊंगी। जी माँ जी। तभी तो कहते हैं, माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने माँ का मायका। दिव्या की शादी राघव के साथ हुई थी। दिव्या और राघव एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन दिव्या की सास अनीता जी का मायका काफी पैसे वाला था और अनीता जी अपने पैसे वाले मायके की वजह से काफी घमंड भी किया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मैं सोच रही थी अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, बहुत दिन हो गया है ना। हाँ मम्मी, पूरा 1 साल हो गया है दिव्या को अपने घर गए। कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बदल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आराम से अपने मायके जाकर आओ। अरे भाई, लड़कियों को अपने मायके जाना भी चाहिए, वो भी तो तुम्हारा घर है। जरूर जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बेटा, बहू खुद भी तो जा सकती है ना, ट्रेन में बैठकर ही तो जाना है। लेकिन मम्मी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतने दिनों बाद दिव्या अपने घर जाएगी, वो भी अकेले। अरे ठीक है ना बेटा, तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रहे हो बिना बात के। इन छुट्टियों को कभी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, काम आएंगी। और बहू का क्या है, 2 दिन मायके जाकर वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं राघव, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, बेकार में ही मुझे लाने छोड़ने में आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। वैसे बहू, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें लेने आ सकता है। शादी के बाद तो बेटियों को लेने अक्सर उनके भाई ही आते हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किराए के पैसों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। तुम्हारे मायके वाले सोच रहे होंगे कि बिना बात का खर्चा जो हो जाएगा उनका। मम्मी, आप दिव्या से ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ भाई, पैसों की चिंता सबको होती है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले मेरे किराए के पैसे तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद दिव्या अकेले ही अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद, राघव बेटा, तुम्हारी शादी ना हमने गलत घर में कर दी। अब क्या हुआ माँ, दिव्या से कोई शिकायत है क्या आपको? आपने मुझे उसके घर भी नहीं जाने दिया। अरे क्या करेगा वहां जाकर, जब भी जाता है ढंग के तोहफे तक नहीं देते वो लोग। वो तो ये भी नहीं जानते कि दामाद की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए।
मम्मी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है? कभी तेरे पापा से पूछना। आज भी मेरे साथ जब मायके जाते हैं ना तेरी नानी के घर, तो पूछ कितनी खातिरदारी होती है उनकी वहां पर। और तोहफे तो इतने देती है तेरी नानी कि घर ही भर जाता है मेरा तो। लेकिन मम्मी, वो आपके मायके की परंपरा है ना, सब जगह ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और हम दिव्या के घर वालों से ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा नहीं लगता मम्मी। ओफो, आजकल के लड़के ना शादी होते ही अपने पत्नी की साइड लेना शुरू कर देते हैं। अब देखना, आएगी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ अपने मायके से। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने मायके से लौट कर आती है और वो अपनी मम्मी के दिए हुए गिफ्ट अपनी सास अनीता जी को दिखाती है। मम्मी जी, ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी है। राघव के लिए शर्ट और आपके लिए भी एक साड़ी भेजी है। बस? और कुछ नहीं रखा तुम्हारी मम्मी ने? अरे इतने दिनों के बाद मायके गई थी। मुझे तो लगा भाई अपने मायके से ढेर सारी चीज मिलेगी तुम्हें। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो लोग तो मुझे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मी, मैंने ही दिव्या से मना किया था। बिना बात के किसी से चीज लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी नानी होती ना बेटा, तो मुझे कभी इस तरह नहीं आने देती। मेरे मायके की तो बात पूछो ही मत। जब भी जाती हूँ इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, क्या बताऊं। बस मुझे तो कभी कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं आई। कभी कोई साड़ी, कभी कोई सामान मैंने खुद के हाथों से इतने सालों में नहीं खरीदा। सब कुछ तुम्हारी नानी ने दिया है मुझे। मम्मी, अब वक्त बदल गया है। वो आपका मायका है, दिव्या का परिवार पूरी तरह से अलग है। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी सबका परिवार एक जैसा नहीं होता ना, और मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनीता जी अपने मायके जाती है और जब वहां से लौट कर आती है तो बैग भर भर के गिफ्ट लेकर आती हैं। देखो बहू, इसे कहते हैं मायके से आना। अरे भाई, इतना सामान हो गया था कि क्या बताऊं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं। वही तो, और एक तुम्हारे मायके वाले हैं, ठीक से मिठाई भी नहीं भेज सकते बेटी के ससुराल वालों के लिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो तो सही बहू, मेरी माँ ने पूरे 5 डब्बे रखे मिठाई के। इसे कहते हैं बेटी को विदा करना। तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ भिजवा दिया। बस करिए मम्मी, दिव्या आपकी बहू है, आप उससे इस तरह बात करेंगे तो वो क्या समझेगी? राघव के बार बार समझाने पर भी अनीता जी पर कोई असर नहीं होता और वो कभी भी दिव्या को उसके मायके के लिए भला बुरा सुनाती ही रहती है। एक बार अनीता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मम्मी जी देखिए, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपको जो भी चाहिएगा मैं लाकर दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमसे जो हो रहा है वो कर दो। बाकी मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, मेरे भाई और भाभी आ जाएंगे मेरे मायके से मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी, आप ऐसा मत कहिए ना, दिव्या आपकी बहू है, वही ख्याल रखेगी आपका। मामा और मामी कितने दिन आपका ख्याल रख लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे मायके वालों को बड़ा प्यार है मुझसे। एक फोन करूंगी और दौड़े चले आएंगे। पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन अनीता जी के मायके से कोई नहीं आता और दिव्या दिन रात अनीता जी की सेवा करके उनकी तबीयत ठीक कर लेती है। तबीयत ठीक होने के बाद, दिव्या बहू, जरा यहाँ तो आना मेरे पास। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहू मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने मायके का घमंड करके तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मम्मी, मैं आपसे कहता था ना, अगर आप अपनी बहू से प्यार से पेश आएंगे तो वो आपका बहुत ख्याल रखेगी और वही जिंदगी भर आपके काम आने वाली हैं। लेकिन मैंने तो अपनी बहू को हमेशा ताने मारे और फिर भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दोगी ना दिव्या? अरे मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन एक बात बताऊं, सबके घर वाले ना अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि मेरे मायके वाले मुझे प्यार नहीं करते, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे प्यार नहीं करती, है ना सच? मजनूपति, अब तो हद हो गई। ठान कर बैठे हो क्या कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने स्माइल किया, उसे बोलो ना। यार पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है लेकिन उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतने क्यूट पति को तुम्हें संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी? ओह बस हाँ, ये क्यूट वाला नाटक ना मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए है। ये छिछोरपंती छोड़ दो। शीनू और चीनू की शादी को 1 साल हो गया। दोनों की है तो लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है, लेकिन उस लव की ट्विस्ट कुछ अलग ही है जो आप देख ही सकते हैं। ओए छिछोरा मत बोलो, इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो अगर कोई मुझे छिछोरा बोल दे तो। हाँ हाँ बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीनू किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर चीनू भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अपने घर में घूम रहा हूँ, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? उफ़ो, परेशान करके रखा है। देखना एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोक झोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली कराती हूँ। अरे मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना? अरे ठीक है, जा शीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। चीनू वहाँ से चला जाता है और शीनू ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतने में चीनू भी वहाँ आ जाता है। करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ? देखो ना, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा, सब बिजी हैं। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? चीनू के इतना बोलते ही अटेंडेंट तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर शीनू हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ, पर मजनू अब शादीशुदा है ये मत भूले। शीनू अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ चीनू को रिया मिलती है, जो मिलती ही चीनू को गले लगा लेती है। ओह हाय चीनू, कितने टाइम बाद देखे। आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो, जिसे देखते ही दिल फिसल जाए। इस पर चीनू शीनू को देखकर तुरंत रिया को दूर करते हुए कहता है, अरे रिया, मीट माय वाइफ शीनू, और शीनू ये रिया है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा शादी कर ली? ओके मैं चलती हूँ, बाय। कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोल शीनू गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार चीनू उसके पीछे नहीं जाता। अरे बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। चीनू शीनू का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना शीनू वापस आती है और ना ही उसका फोन आता है, जिस पर चीनू घर पहुंच जाता है, पर शीनू वहां भी नहीं होती। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये कहाँ गई? इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था।
चीनू सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीनू का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे पर जाएगी कहाँ? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शीनू की कोई खबर ना मिलने पर अब चीनू उसे ढूंढने बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीनू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब चीनू सभी पड़ोसी और आसपास के मार्केट में ढूंढ आता है, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। चीनू परेशान होकर आसपास के सब अस्पताल में भी चेक करने लगता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। चीनू के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है। कहा था ना, एक दिन मेरे लिए रोओगी तुम मजनू जी। पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीनू को देखते ही चीनू तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा हाल क्या हो गया? अगर मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो? वैसे तुम थी कहाँ? चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होता। वैसे मैं रिया के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसीलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे का हाल तो तुम जानते ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल कर भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ, मेरे मजनू पति, तुम भी दोबारा मेरे अलावा किसी दूसरे के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना, बुरा लगता है यार। राजू बहुत ही खुश था। वो अपनी मम्मी के साथ पापा के पास शिमला जा रहा था, जिनका ट्रांसफर कुछ ही महीने पहले हुआ था। राजू खिड़की के बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश था, इतना खुश कि पूछो मत। मम्मी, पापा हमें अचानक से देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। लेकिन तुम कब से खिड़की के बाहर देख रहे हो? चलो जल्दी से ये नाश्ता कर लो, ताकि खाली पैकेट और ये कचरा मैं डस्टबिन में फेंक कर आऊं। हाँ माँ, अभी खा लेता हूँ। ये लीजिए। माँ, क्या ये ट्रेन हमेशा ऐसे खाली रहती है? वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, ट्रेन ऐसी खाली नहीं रहती। बरसात की वजह से ट्रेन खाली है। अच्छा, तुम यहाँ पर बैठना, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ बस खिड़की के बाहर देखता रहूंगा। उफ, एक तो इतनी बरसात और यहाँ कितना अंधेरा भी है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। बहुत डरावना लग रहा है यहाँ पर। हाँ, कुछ तो आवाज सुनी मैंने, घुंघरू जैसी आवाज थी। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये घूम रहा है। भूत! क्या हुआ बहन जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? भूत! वहाँ देखिए, वो क्या है? हाय राम, आज तो अमावस की रात है और जोरों की बारिश भी हो रही है। कहते हैं ऐसे में भूत बाहर निकलते हैं। हाय, अब क्या करें? बहन जी, आप अपनी जगह पर चली जाइए। अरे ये देखो, वो भूत फिर से बाहर निकला। अरे भागो, सब यहाँ से भाग जाओ, सब यहाँ से भाग लो। वो देखो, नीचे नीचे घूम रहा है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, सब यहाँ क्यों आ गए? बेटा, वो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है ना, वहाँ पर मुझे अभी भूत दिखाई दिया है
और इन सबको भी दिखाई दिया है। एक बड़ा सा भूत है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है और इसीलिए सब यहाँ आ गए। माँ, सच में भूत है यहाँ पर? हाँ, पर बेटा तुम डरना नहीं। हाँ, अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे और पापा को वहीं से फोन करके बुला लेंगे। ठीक है, आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अगले स्टेशन तक जिंदा बचेंगे तब ना। हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी, पर क्या सच में भूत होते हैं? हाँ हाँ बेटा, होते हैं। घुंघरू वाले, लंबे लंबे बाल वाले, लाल लाल आंखों वाले, और अगर उनके बारे में बात भी करो ना तो उन्हें पता चल जाता है। बहन जी, आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेली हैं? क्या करूं? मेरे पति की शिमला में अभी अभी ट्रांसफर हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रही हूँ। मास्टर जी ने तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, वो हमारी कल्पना या फिर डर होता है, और तब हमें डरना नहीं चाहिए, पर हिम्मत से उसमें से बाहर निकलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मम्मी का ध्यान भी नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ कि सच में भूत है क्या। ये घुंघरू की आवाज तो आ रही है, बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मास्टर जी ने कहा था डरना नहीं है। ये क्या है? मम्मी, जल्दी आओ। क्या हुआ बच्चे? मेरे लाडले, तुम यहाँ क्यों आ गए राजू? मेरी कोई बात सुनते नहीं हो तुम। एक मिनट मम्मी, अंकल जरा नीचे देखिए ना। अरे नहीं नहीं, मरवाओगे क्या मुझे? अंकल देखिए तो। ये नीचे तो चूहा बैठा है। वही तो अंकल, ये एक चूहा था। किसी ने फूड पैकेट खाकर फेंक दिया था और उसकी बॉर्डर पर शायद ये घुंघरू भी लगे थे, और वही सचिन रिबिन ये चूहे की पूंछ में अटक गई थी। तो चूहा उस बॉक्स के साथ घूम रहा था और अंधेरे में उसे ही आपने भूत समझ लिया। मम्मा, वो भूत नहीं है। डरिए मत। क्या हिम्मत वाला बच्चा है बहन जी। आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे बहादुर लड़के की माँ हैं। सच में। हाय राम, बेटा इधर आ मेरे लाडले। राजू, फिर से कभी ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? आ जाओ यहाँ पर। क्या खुशबू है रसगुल्लों की। सच में चंपक चाचा के हाथों में तो जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं। जैसे ही शामू सामने रखी मिठाई खाने जाता है, तभी अचानक मिठाई की थाली उसके सामने से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरी मिठाई कहाँ चली गई? तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शामू देखता है सामने एक चुड़ैल खड़ी उसकी मिठाई खा रही है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है। और तू इसे अकेले अकेले खाना चाहता था। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले खा जाओगे क्या? थोड़ी मुझे भी दे दो। मिठाई के साथ साथ मैं तो तुझे भी खा जाऊंगी। अरे बाप रे, भागो, इस भुक्कड़ चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे भागो रे। शामू अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक कायम हो जाता है। चुड़ैल रोज किसी न किसी के घर से उसका सारा सामान गायब कर देती। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी।
लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते। फिर एक रात गिरधारी सेठ अपनी दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं अनाज के साथ साथ मुझे भी ना खा जाए। जान है तो जहान है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गिरधारी वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस चुड़ैल को देखने लगता है। तभी चुड़ैल गिरधारी की दुकान के सामने आ जाती है। यहाँ तो बहुत अनाज है, आज तो मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल गिरधारी की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चली जाती है। हे भगवान, ये पेटू चुड़ैल तो मेरा सारा गोदाम खाली करके चली गई। अगली सुबह शामू गिरधारी सेठ की दुकान में अनाज खरीदने आता है। कैसे हो गिरधारी चाचा? मुझे थोड़ा अनाज खरीदना है, यही दाल चावल वगैरह। गिरधारी उदास होकर कहता है, अरे शामू, अब क्या बताऊं? कल रात वो भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम से सारा अनाज उठा कर ले गई। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। तभी वहाँ चंपक हलवाई के साथ साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे गिरधारी भाई, क्या बताऊं, कल रात वो चुड़ैल मेरी दुकान पर आकर मेरी सारी मिठाई ले गई। चुड़ैल की तो ऐश है, कितनी मिठाई खा रही है। हे भगवान, कितने दिन बीत गए, मुझे तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चंपक कहता है, अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कल उस चुड़ैल के डर से मैं तो रात भर अपने घर नहीं गया। अरे भाई, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ा हरिया कहता है, भाइयों, अगर मेरी बात मानो तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है खाना। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, उसे खाने का लालच देकर फंसाना होगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर अगले दिन हरिया चंपक मिठाई वाले से खूब सारी मिठाई बनाने के लिए कहता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल के यहाँ से बहुत सारे तेल के बड़े बड़े पीपे बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। शामू भागता हुआ वीरू के पास आता है और कहता है, ये लो वीरू भैया, आपके कहे अनुसार मैं बहुत सारी मजबूत रस्सियां ले आया हूँ। गिरधारी चाचा, हमारे गांव के चौराहे के पास जो सूखा कुआं है, हम उसमें तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिठाई कुछ पीपों में भरकर रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देंगे। मिठाई का लालच चुड़ैल को कुएं के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा, और फिर जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर जाएगी, हम सब कुएं के अंदर तेल में जलती हुई मशाल फेंक के उसमें आग लगा देंगे, और फिर वो चुड़ैल उस आग में जल के खत्म हो जाएगी। फिर उसी शाम सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और फिर जलती हुई मशाल लेकर सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू चुड़ैल को उस कुएं के पास खींच लाती है। इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर लटक रहे मिठाई के बड़े बड़े पीपों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई! आज तो खूब चटकारे लेकर मिठाई खाऊंगी। अरे वाह चंपक चाचा, तुम्हारी मिठाइयों ने तो अपना काम कर दिया। चुड़ैल उन्हें खाने के लिए
उतावली हुई जा रही है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। उस चुड़ैल को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की, जल्दी से कुएं के अंदर जाके सारी मिठाई चट कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तभी मौका पाकर सभी गांव वाले कुएं के पास आते हैं और तेल डाल के जलती हुई मशाले कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अचानक कुएं में भीषण आग लग जाती है। मर गई रे! ये आग! चुड़ैल ऊपर दिखती है, उसे सभी गांव वाले दिखाई देते हैं। मेरे साथ धोखा! मर गई! और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उस चुड़ैल का अंत किया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।